अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज का जो मेरा मौज़ू है वो है ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट एप्लीकेशंस। जो फॉरेन नेशनल्स हैं, चाहे वो कनाडा में हों, चाहे वो ओवरसीज़ हों, वो सेक्शन 25 के अंडर वो चाहें तो एक एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं और उसमें उनका जो मेन जो रीज़न होगा वो ये होगा कि उनके पास ऐसी ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट या इंसानी हमदर्दी की वजूहात हैं जिसकी वजह से वो कनाडा में या तो वर्क परमिट के लिए या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि ओ क्योंकि हम कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में हमारा मामला फिट नहीं बैठ रहा है या हमारी उम्र ज़्यादा है, तो क्या हम एजेंसी कर सकते हैं? तो ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट जो है, वो मैं आपको जो लॉ है, वो मैं पढ़ के बताती हूँ कि जो सेक्शन 25(1) है, उसके हिसाब से और सब सेक्शन 1.2 जो है, उसके हिसाब से जो मिनिस्टर है, वो किसी भी फॉरेन नेशनल को, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे ओवरसीज़ उसको एक इजाज़त दे सकता है, एग्ज़ैम्पशन दे सकता है। ये एक इस्तिस्ना है, ये कैटेगरी नहीं है और ये एक इस्तिस्ना है। लेकिन डिपेंड करता है कि वजूहात क्या हैं, इंसानी हमदर्दी की वजूहात क्या हैं, उनके बारे में मैं अभी आगे चल के वज़ाहत करूँगी। लेकिन अभी जो सबसे अहम चीज़ है, वो ये है कि कनाडा में जो ऑफ़िसर है, वो उसके लिए लाज़मी है कि वो इस एप्लीकेशन को परखे, जाँचे और अपना फ़ैसला बताए पॉज़िटिव या नेगेटिव। लेकिन जो बैरून ममालिक ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट केसेज़ हैं, उनके लिए एक ऑफ़िसर के पास एक थोड़ी-सी गुंजाइश है कि वो चाहें तो बग़ैर उसको एप्लीकेशन को जाँचे, परखे बग़ैर वो वापस कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आप दूसरी कैटेगरीज़ के ज़रिए कनाडा में अप्लाई करें, ठीक है? तो ये मुझे वज़ाहत करना ज़रूरी था, ठीक है? और एक और बात ये है कि क्या कोई टिपिकल ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट एप्लीकेशन होती है? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि जिनकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट एप्लीकेशन दाखिल की जा सकती है। चंद एक की मैं मिसालें दूँगी। जैसे कि मैंने पास्ट में जो केसेस किए हैं, मैं उनके 4-5 मेरे पास मिसालें हैं, उनसे बात काफ़ी वाज़ेह हो जाएगी। एक मैंने किया था, एक बच्चे को जिनको उसकी खाला ने अनऑफ़िशियली अडॉप्ट किया था और उसको पढ़ाया, लिखाया, रेज़ किया कनाडा में और फिर वो विज़िटर वीज़ा पे यहाँ आईं, लेकिन फिर उनके हालात ऐसे हो गए पाकिस्तान में कि वो वापस ना जा सकीं, तो मैंने उनका केस किया था, ये अनऑफ़िशियली अडॉप्टेड बेटे की तरफ से और अल्हम्दुलिल्लाह वो केस भी मेरा ये काफ़ी पुराना केस है, तकरीबन मैं कहूँ 21 साल पुराना केस है। तो ये उनका केस हो गया था क्योंकि de facto फैमिली मेंबर्स भी इसमें आ सकते हैं, अगर आपके पास वज़ाहत हो और डॉक्यूमेंटेशन हो और प्रूफ हो, ठीक है? और एक और मैंने जो केस किया था, वो था एक केयरगिवर जो कि ओवरसीज़ किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री में अपने जो भी उनके एम्प्लॉयर्स थे, उनके साथ 16 साल की उम्र से वो काम कर रही थी और फिर वो अपने साथ उसको टेम्परेरी तौर पर कनाडा ले आए आज से कोई 7-8 साल पहले और फिर उसका हम लोगों ने ये ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट एप्लीकेशन दाखिल की, जो अभी चल रही है क्योंकि बाज़ दफ़ा केसेज़ में टाइम भी लग जाता है, डॉक्यूमेंट जमा करने में भी टाइम लग जाता है। और एक और केस जो मैंने रिसेंटली लाइक 1-2 साल पहले मैंने किया, वो एक स्टूडेंट थी जमैका की जो 40-42 साल की उसकी उम्र थी, उसके साथ उसका हस्बैंड था, वो भी इसी ऐज का था। वो अपने साथ 2 बच्चे लाई थी और जो बच्चे जो थे उसके इतने ब्रिलिएंट थे और उनको यहाँ पे अवार्ड मिले और काफ़ी एस्टैब्लिश वो हो गए। उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे बहुत अच्छी एस्टैब्लिश हो गई। लेकिन हुआ ये कि वो स्टूडेंट जो थी उसके लिए बहुत महँगा पड़ रहा था। उसने कहा कि सॉरी मैं स्टूडेंट बन के यहाँ पे नहीं रह सकती। तो उस बेसिस पर हमने उसकी एचएनसी एप्लीकेशन डाली थी वर्क परमिट और परमानेंट रेज़िडेंसी की, जो कि साल के अंदर-अंदर उनकी माशाल्लाह से अप्रूव हो गई थी। और एक और जो मैं अक्सर मिसाल देती हूँ, एक मेरे 90 साला ग्रीक क्लाइंट थे जो ग्रीस में आराम से रह रहे थे, लेकिन क्या हुआ उनके साथ उनकी वाइफ़ का इंतकाल हो गया और वो अकेले थे, तो उनकी बेटी उनको यहाँ लाई।
لیکن کیونکہ 90 سال کے تھے تو جو امیگریشن کینیڈا نے انہوں نے کافی اعتراضات لگائے کہ بھائی یہ تو بڈھے ہیں، اب یہ جائیں گے لانگ ٹرم کیئر میں رہیں گے، اور حکومت پہ بوجھ پڑے گا، اوہی پہ بوجھ پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے لیے ہم نے پھر خاص طور پر ایک ہیلتھ کیئر پلان جو ہے بہت ہی ڈیٹیل بھیجا کہ نہیں بھائی ان کے یہاں پہ بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں، نواسا نواسی، پڑنواسا پڑنواسی، پوتا وغیرہ، یہ سارے ان کے میں نے ان کی سب ڈاکیومنٹیشن لگائی، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ ان کا کیس منظور ہو گیا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ ان کا گو کہ یہ بات میں پہلے سے کہوں گی کہ اپروول ریٹ بہت ہائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے جو بھی ڈاکیومنٹیشن ہے اور آپ کا کیس اسٹرانگ ہے تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ اپروو ہوگا۔ سب سے زیادہ جو میں نے کیسز کیے ہیں وہ کیے ہیں میں نے ایلڈرلی لیڈیز، خاص طور پر اپنے ممالک کی، انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ کی، کہ جہاں پر ہمارے ہاں کوئی نرسنگ ہوم کا تصور نہیں ہے، اور ہے بھی تو وہ اس کو ایز اے ایک طرح سے ٹیبو لیا جاتا ہے اور اس کو ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا ہے۔ شیلٹر ہومز وغیرہ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی بے سہارا تھی، اس کو بس پھینک دیا شیلٹر میں، تو اس کا بہت زیادہ وہاں پہ رواج نہیں ہے۔ تو اگر ایسی والدہ ہیں جیسے بیوہ ہیں وہ، اور ان کے ساتھ ان کے بچے ایک دو یہاں ہیں، ایک دو اوورسیز ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں پر بھی جہاں سے بھی ان کا تعلق ہے، لیکن جو اوورسیز ہیں بچے، وہ ان کو کسی بھی وجہ سے ان کا دھیان نہیں رکھ سکتے یا ان کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتے، تو جو بھی یہاں پہ موجود ہے کینیڈا میں، ایک بچہ یا دو بچے، وہ ان کا سارٹ آف اسپانسر کی طرح سے ان کا سارا کیس ہم لگاتے ہیں، اور ان کی طرف سے پوری ڈاکیومنٹیشن کے یہاں پہ ان کی دیکھ بھال کی جائے گی۔ اور بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ یا بیسٹ انٹرسٹ آف چلڈرن جو ہے وہ بھی بہت اس میں اہمیت کا حامل ہے، کہ اگر جو بھی شخص ہے جس نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ بیسس پر، اگر ان کا بچہ یا تو اوورسیز ہے یا یہاں ہے، تو وہ اس کے بھی بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ جو ہے، جیسے کہ ایک بیکر ڈیسیجن ہے بہت امپورٹنٹ کنیڈین امیگریشن کے حساب سے، اس کی روح سے، تو وہ بھی بہت کامیابی کے اس کے چانسز بہت ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریلیشن شپس ہوتی ہیں اوورسیز، اور کبھی کبھار بچہ ڈسکلوز نہیں کیا جاتا ہے، بچے کا نہیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی بچہ ہوا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی ہاں یہ ہمارا بچہ تھا اور پیرنٹ یہاں ہیں، اور پھر وہ ان کو بلانا چاہتے ہیں، تو ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ اس کے لیے بھی ایک راستہ ہے۔ تو میں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کس کس طرح کے میں نے کیسز کیے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے اس میں پولیس رپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، اور کسی بھی وجہ سے اگر کوئی بندہ انیڈمیسیبل ہے A34، A35، A37 کے روح سے، تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے ممانعت ہے، یہ کرمنالٹی کے سارے میں نے آپ کو سیکشنز بتائے ہیں، لیکن ہیلتھ ریزن جو ہے A36 اس کے حساب سے کوئی ممانعت نہیں، اگر یہ پروف کر دیا جائے کہ جہاں سے بھی وہ آ رہے ہیں، جہاں جو بھی ان کا ہوم کنٹری ہے وہاں پر مناسب ہیلتھ کیئر کی سروسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایلڈرلی خواتین کا ہی یا آدمیوں کا ہی ہو کیس، اس میں اگر آپ چاہیں تو کسی کو اگر ڈومیسٹک ابیوز ہے یا گھریلو تشدد کا سامنا ہے تو وہ بھی اپنا کیس داخل کر سکتے، لیکن اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا آیا ان کے لیے ریفیوجی کیس کرنا یا ریفیوجی کلیم کرنا بہتر ہے یا ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ، تو وہ ایک تھوڑا سا ایک بیلنس کرنا ہمارا کام ہے، اور وہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہزاروں سوالات پوچھ کر، کئی سوالات پوچھتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ بھئی نمبر 1 ان کا کام کے بارے میں، یا ان کی کمیونٹی میں کیا انوالومنٹ ہے، یا جو مذہبی ادارے ہیں، چاہے وہ چرچ ہو، چاہے گردوارہ ہو، چاہے مندر ہو، چاہے مسجد ہو، اس میں ان کا کیا کردار ہے، کیا کوئی والنٹیئر کام کریں کمیونٹی کی بہتری کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر بچے ہیں تو بچوں کی اسکول کی پرفارمنس کیسی ہے، اور بچے کیا اسپورٹس میں بہت اچھے ہیں، کوئی ایوارڈس وغیرہ ملے، یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور جو اوورسیز ان کے جو ریلیٹیوز ہیں یا رشتہ دار ہیں، وہ ان کے بھی خطوط ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ اس بیسس پر ایک دو کیسز منع ہوئے ہیں کہ بھائی آپ واپس جاؤ، آپ کا وہاں پہ پورا سیٹ اپ تو موجود ہے سوشل، آپ اپنے بھائی کے پاس رہ لو، آپ اپنی میرڈ بیٹی کے پاس، تو پھر ہمارا فرض ہوتا ہے
उनको बताना कि हमारे कल्चर में अमूमन बेटियों के साथ मैरिड बेटियों के साथ जो शादीशुदा बेटियां हैं, उनके ससुराल में जाके रहना थोड़ा मायूब समझा जाता है, चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान हो, मिलता जुलता कल्चर है हम लोगों का। तो ये तमाम चीजें हम कहाँ से बताते हैं, जो रिश्तेदारों के खतूत होते हैं उनसे। और सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि जिसकी भी एप्लीकेशन है उसका हम एक हल्फिया बयान शामिल करते हैं, और वो नोटराइज होता है लॉयर के ज़रिए, क्योंकि ये सबसे अहम अहम तरीन डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पर ही सारा एचएनसी का जो केस है वो खड़ा हुआ है। तो और उसके अलावा अगर उनके कोई बच्चे हैं या रिश्तेदार हैं जो भी मेन सपोर्टर हैं, उनका भी ख़त वो भी हल्फिया बयान के तौर पर हम शामिल करते हैं, ताकि केस में वज़न आए और इमिग्रेशन कनाडा जो है वो इस केस को इस नज़र से देखे कि इनको अकॉर्डिंग टू एक जो बहुत ही मशहूर फेडरल कोर्ट का डिसीजन है खंतासामी, कि जिसकी बुनियाद ये है कि अगर कोई रीजनेबल आदमी अगर इस सिचुएशन को देखे तो उसके दिल में ये जज्बा आए कि इस शख्स को इस मुश्किल से छुटकारा दिया जाए। तो पूरी लुब्बे-लुबाब ये है कि इस एप्लीकेशन में सबमिशंस का बहुत बड़ा किरदार है, या जो कुछ लोग उसको कवर लेटर कहते हैं, लेकिन है बेसिकली गुज़ारिशात या सबमिशंस। इसमें क्या होता है कि आप तमाम तर चीज़ें जो केस लॉ है वो डालते हैं, उसमें उनके इक़्तिबासात डालते हैं केस लॉ के। फिर जो भी नैरेटिव या जो भी हमें डिटेल बताई गई है एप्लीकेंट की जानिब से उनकी मुश्किलात के बारे में और उनकी कनाडा में इन्वॉल्वमेंट के बारे में जो भी है, हम उन सब का समझ लें कि उसमें दरिया को कूज़े में बंद करके लुब्बे लुबाब उस सबमिशन में डालते हैं, ताकि जो भी ऑफिसर है उसके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये वाकई आपकी ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट कंसिडरेशंस का मुस्तहिक है। ये डिटेल मैंने इसीलिए आपको आपके साथ शेयर की। और अगर पहले कोई केस हुआ हुआ होता है तो हम उनकी गवर्नमेंट से उनकी पुरानी फाइलें मंगाते हैं, देखते हैं इनका रिकॉर्ड क्या है, पहले विजिटर वीज़ा में उन्होंने क्या रीज़न लिखा था, ऐसा तो नहीं कोई चीज़ क्लैश कर रही है। तो बहुत डिटेल में जाके काफ़ी काम इस पे करना होता है, और ये कोई बॉयलर प्लेट टाइप की एप्लीकेशन नहीं होती कि बस आपने 2 फॉर्म भरे और भेज दिया। नहीं, हर सिचुएशन के हिसाब से हम लोग उसी के हिसाब से उसमें डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स वगैरह भरते हैं और उसको हम भेजते हैं वैंकूवर बैकलॉग रिडक्शन ऑफिस में, ठीक है? तो अब जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास क्लाइंट लाते हैं हम उनको फिर गौर से देखते हैं, और अगर उनमें कहीं कमी बेशी होती है तो उनको हम फिर शामिल करते हैं। इसके अलावा हम जो भी मुल्क जिस मुल्क से भी आए वहाँ की हम लोग कंट्री कंडीशन की रिपोर्ट्स भी उसमें डालते हैं। अगर वहाँ पे कोई मसला, जैसे हेटी में मसला हुआ था, जो वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, या और सूडान वगैरह में जो अभी खाना जंगी चल रही है, या अफगानिस्तान में जिस तरह के भी हालात होते हैं, हम उसको कायल करने के लिए ऑफिसर को हम ये तमाम चीज़ें उसमें डालते हैं। और अक्सर अगर घरेलू तशद्दुद की केस है या कोई एल्डरली खातून है, उनकी हम साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स वगैरह भी लगाते हैं, और उस मुल्क के हालात भी बताते हैं जहाँ पर इस तरह के जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको वहाँ जाकर वापस रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तमाम चीज़ें शामिल करके ही ये केस मज़बूत बनता है। और मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतने सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत केसेस किए हैं कामयाबी के साथ। तो अगर आपके पास ऐसा कोई केस है और आप समझते हैं कि कंसल्टेशन की ज़रूरत है, ज़रूर मुझसे राब्ता कीजिएगा और हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर केस ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट की जो मेयार है उस पे उतरे, और हर केस लिया भी नहीं जा सकता ये कहकर कि हाँ भी कंपैशनेट है, क्योंकि किसी और कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा। लिहाजा एक डिटेल कंसल्टेशन भी मैं करती हूँ, जिससे इस तौर पे अंदाज़ा हम लगा लेते हैं कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है? ये केस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो अगर इस सिलसिले में आप चाहें तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं मेरे फ़ोन के ज़रिए 9055130012 9055130012, या मेरी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं caninsolutions.ca, या मेरी ईमेल info@canimmsolutions.ca। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते
نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ الناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.